Hello everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise question of chapter 3 Fibre to Fabric Animal Fibers of class 7. So if you are new to my channel, do subscribe and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page, on Instagram. Links are given in the description box. So without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer questions. In that, question number 1 asked is, which of the two, cotton or wool, is a proteinous fiber? ठीक है, सो प्रोटीनियस फाइबर मीन्स जिस फाइबर में प्रोटीन कंटेंट होता है. ठीक है, सो द आंसर विल बी वुल. वुल इज अ प्रोटीनियस फाइबर. Now question number 2, which of the following is suitable for summer wear? Nylon, polyester, cotton and silk. So it is very easy. We all know that cotton wears are suitable for summer. Why? This is because cotton क्या होता है, वो हम जो स्वेट करते हैं उसको सोक करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है. एंड जब वो सोक कर लेता है तो वो क्या करता है, दैट एक्सपोज इट टू द आउटर एटमॉस्फेयर, जिससे कि जो एवोपरेशन होता है वो फास्टर रेट में हो सकता है. इसीलिए कॉटन्स आर एडवाइजेबल टू वेयर इन समर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द शीप आफ्टर शेयरिंग डिप्ड इनटू एन एंटीसेप्टिक? शेयरिंग के बाद, शेयरिंग में क्या होता है, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन के साथ, उसके वुल कंटेनिंग और वुल बियरिंग एनिमल्स के जो हेयर रिमूव किए जाते हैं, शेव किए जाते हैं, वो होता है शेयरिंग. अब शेयरिंग के बाद, दैट इज रिमूवल और शेविंग ऑफ हेयर्स विद दैट ऑफ देयर अपर लेयर ऑफ स्किन, उसके बाद उनको एंटीसेप्टिक में क्यों डिप किया जाता है? दिस इज बिकॉज to prevent infection. So the answer is to prevent infection. Now question number 4, which property of silk makes it so attractive? Silk की कौन से properties उसको attractive बनाते हैं? So answer, soft, light and smooth. Because they are very much soft, they are light and they are smooth. That is why they are most attracted by people. Okay. Question number 5, what is the process of separating silk filaments from the cocoons called? जो प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क फिलामेंट्स को, वो जो सिल्क के थ्रेड्स बनते हैं, उसको उसके कुकून से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो आंसर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, Why is wool used for making winter clothing? Wool को winter clothing के लिए, winter clothing बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? So the answer is, the wool yielding animal bear hair on their body. Being porous, hair trap a lot of air that act as insulator and does not allow the body heat to go out. तो wool yielding animals में जो हेयर होते हैं, उनके अंदर जो हेयर होते हैं, उनके ऊपर जो उनकी बॉडी को कवर किए रहते हैं, उनकी हेल्प से, उनके द्वारा जो वुलन क्लॉथ्स है वो बनाए जाते हैं. अब वुल क्या होती हैं, वो थोड़ी पोरस होते हैं. ठीक है, मीन्स उसमें होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप किया जा सकता है, जिसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं. अब ये जो ट्रैप हो चुके हैं, इस ये जो एयर है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के हीट को बाहर निकलने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वार्म रहता है. नाउ दस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कीप देम वार्म. सिंस वुल इज derived फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स, देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर क्लोथिंग्स. सो इन्हीं एनिमल्स के जो वुल होते हैं और जो हेयर्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम अपना विंटर क्लोथिंग बनाए जाते हैं. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग विंटर क्लोथिंग्स फ्रॉम वुल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ट्रीटमेंट इज गिवन टू sheared hair of sheep in scoring, shorting and carding? सो पहला पूछा है स्कोरिंग के बारे में. स्कोरिंग में क्या होता है, In scoring, the sheared skin
with hair is thoroughly washed in soap solution in a number of tanks to remove grease, dirt and dust. तो sheared skin मैंने अभी भी बताया, shearing is the process where the fleece or the wool of wool bearing animal is being shaved with that of a thin layer of skin. ठीक है, अब उस शेयरिंग में, उस शेयरिंग के प्रोसेस के बाद जो शेयर्ड स्किन मिला, उसको स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, उस हेयर को अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है सोप वाटर में, ताकि उसके अंदर से जो ग्रीस या डर्ट या डस्ट प्रेजेंट है वो रिमूव किया जा सके. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. इन सॉर्टिंग द ड्राइड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सॉर्टेड आउट. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स are picked out and sent for reprocessing. अब सॉर्टिंग में क्या होता है, जो स्कॉर्ड जो हेयर्स मिले हमें, जो ड्राइड हेयर्स थे, उसको उनके टेक्सचर्स के बेस्ड करके उनको सेपरेट किया जाता है, उनको सॉर्ट किया जाता है. और जो स्मॉल फ्लफ़ी हेयर्स रह जाते हैं, फ्लफ़ी फाइबर्स रह जाते हैं, जिनको बर्ड्स कहा जाता है, उनको उठा के दोबारा से रीप्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है. नेक्स्ट इज कार्डिंग. इन कार्डिंग प्रोसेस selected curly wool fiber are straightened by passing through rollers. अब कार्डिंग में क्या जाता है, कुछ selected curly wools जो होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है by processing through rollers, rollers के हेल्प से. क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सेरीकल्चर? अब सेरीकल्चर क्या है उसका डेफिनेशन बताना है. So definition of sericulture is rearing of silk moth is called sericulture. Rearing means rearing होता है किसी चीज़ को टेक केयर करना, लुक आफ्टर करना. तो सिल्क मोथ का लुक आफ्टर करना, उसका टेक केयर करना, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग. Sericulture is practiced in India since ancient time. India produces plenty of silk on a commercial scale. तो sericulture का मतलब हमने जो definition पढ़ा, that is rearing of silk moth, उसका देखभाल करना. अब silk moth से हमें क्या मिलता है, हमें silk मिलता है. तो technically हम ये कह सकते हैं कि sericulture जो है that means silk farming. ओके अब सेरीकल्चर बहुत ही एंशियंट टाइम से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है और कमर्शियल स्ट्रीट पे बहुत सारा सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय दिस मेथड कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स किसे कहते हैं? आंसर: द रिस्क faced by workers in any industry are called occupational hazards. जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री में काम करते टाइम वर्कर्स को, those are called occupational hazards. एग्जाम्पल के तौर पे सॉर्टर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड फॉर वर्कर्स वर्किंग इन वुल इंडस्ट्री. सो सॉर्टर डिजीज एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा लायबल है टू दोज वर्कर्स दोज आर वर्किंग इन वुल इंडस्ट्री. सॉर्टर्स डिजीज में क्या होता है, ये जो सॉर्टर डिजीज़ है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है. उसमें कोई वर्कर अगर किसी इन्फेक्टेड वुल को प्रोसेस करता है, इन्फेक्टेड वुल को सॉर्ट करता है, तो वो इन्फेक्शन उसको भी हो जाता है एंड दैट टाइम इट इज़ नोन एज सॉर्टर्स डिजीज़. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम 4 stages in the life cycle of silk moth. Now the 4 stages in the life cycle of silk moth are egg, then caterpillar, which is also called larva, then it goes to pupa, and then finally into adult. These are the 4 stages of their life cycle. Clear? Next, moving on to section C, long answer type question. In that, first question asked is, how is wool fiber obtained from sheared wool? वुल फाइबर जो है वो शेयर्ड वुल से हमें कैसे मिलता है? मीन शेयरिंग हो चुका है, दैट इज हमें जो चाहिए था फ्लीस वुल का, दैट इज फ्लीस ऑफ एनिमल्स, वुल बियरिंग एनिमल्स का जो हमें चाहिए था, दैट वी हैव गॉट बाय शेविंग दोज वुल और हेयर्स अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन. अब वहाँ से पूरा वुल कैसे प्रोसेस होता है, दैट वी हैव टू डिफाइन और मेंशन. सो फर्स्ट स्टेप क्या है आफ्टर दैट इज वॉशिंग और स्कोरिंग.
The sheared skin with hair is washed thoroughly to remove grease, dust from the hair. This process is called scoring. The scored hair is then dried. So सबसे पहला उसके बाद क्या काम होता है, जो हमें sheared skin मिला है उसको अच्छी तरह से वॉश करना, so that उसके अंदर जो ग्रीस या डर्ट या डस्ट प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर सके. उसके बाद उस स्कॉर्ड हेयर को हमें ड्राई करना है. ठीक है. आफ्टर दैट जो ड्राइड हेयर है ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट. अब इसको कहा जाएगा सॉर्टिंग, जहाँ पे हम डिफरेंट टेक्सचर्स के बेस करके उन हेयर्स को, ड्राइड हेयर्स को शॉर्ट करेंगे. ठीक है. नाउ जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स रह जाते हैं जिसको बर्ड्स कहा जाता है, उनको पिक आउट किया जाता है और उनको दोबारा से रीप्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है. आफ्टर दैट इज कार्डिंग. कार्डिंग में क्या होता है, ओनली फ्यू सिलेक्टेड कर्ली वुल फाइबर्स को लिया जाता है और स्ट्रेटन किया जाता है बाय पासिंग थ्रू रोलर्स. नाउ नेक्स्ट कम्स डाइंग. The wool fiber of light or white color are dyed in any color of choice. जो wool fiber हमें मिलते हैं जो कि बहुत लाइट कलर या वाइट कलर में होते हैं, उसको हम अपने मनचाहे कलर्स में भी डाई कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पिनिंग एंड वीविंग. The wool fibers are straightened, combed and rolled into yarn. So finally when we have dyed and we have did all those which were needed, उसके बाद फाइनली उस वुल फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है एंड उसको कोम किया जाता है एंड उसके बाद फाइनली उसको यार्न में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नेम द वुल यील्डिंग एनिमल. नेम द एनिमल विच प्रोवाइड्स अस पश्मीना वुल. तो हमें पहले तो वुल यील्डिंग एनिमल्स के नाम बताने हैं, उसके बाद उस एक एनिमल का नाम बताना है जो कि हमें पाशमीना वुल प्रोवाइड करता है. सो वुल यील्डिंग एनिमल्स विल बी शीप, गोट, याक, rabbits that is those of Angora breeds. Next is camel, llama. You can write these all names of wool yielding animals. Next, pashmina is obtained from the undercoat of cashmere goat. So हमें जो पाशमीना वुल मिलता है दैट इज फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कैशमीर गोट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू गिव रीजंस फॉर ऑल दीज. फर्स्ट आस्क्ड इज व्हाई डज शेयरिंग कॉज नो पेन टू द शीप. ठीक है. तो शेयरिंग करते वक्त एनिमल को कोई पेन क्यों नहीं होता. ठीक है. दिस इज बिकॉज शेयरिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू शीप बिकॉज द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्किन इज डेड. हमें पता है शेयरिंग के टाइम पे एक थिन लेयर ऑफ स्किन को भी अलग किया जाता है उनकी बॉडी से, बट ये कोई पेन नहीं होता, पेनफुल नहीं होता. दिस इज बिकॉज जो अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्किन होता है उनका दैट इज ऑलरेडी डेड. सो उसको रिमूव करते वक्त उनको पेन नहीं होता. नेक्स्ट इज what kind of feed be given to sheep for good growth of curly and shiny hairs. कैसा उनको फीड करवाया जाएगा, कैसा उन्हें खाना प्रोवाइड करवाया जाता है to help sheep for their growth of curly and shiny hairs. तो आंसर इज protein rich food such as mixture of corn, pulses, jowar, oil cakes should be given to sheep फॉर गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर. तो हमें पता है कि ऑलरेडी वुल में जो है दैट इज़ वन ऑफ द प्रोटीनियस फाइबर, मीन्स वो प्रोटीन रिच होता है. तो हम वुल बेयरिंग एनिमल्स को जितना प्रोटीनियस खाना देंगे, प्रोटीन रिच खाना देंगे, उतना ही उनका ग्रोथ अच्छा होगा, वो कर्ली और हमें शाइनी हेयर्स प्रोवाइड कर पाएंगे. इसीलिए हम एनिमल्स को, वुल बेयरिंग एनिमल्स को उनका प्रोटीन रिच खाना देंगे. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, देन ऑयल केस शुड बी गिवन टू दोज एनिमल्स. क्लियर. नेक्स्ट इज वाई आर शीप ब्रेड सिलेक्टिवली. अब ब्रीड करना मीन्स, और ब्रीडिंग मीन्स फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑफ स्प्रिंग्स. तो सिलेक्टिवली ब्रीड क्यों किया जाता है शीप्स को. So depending upon the quality of wool required, the sheep are bred selectively by choosing the parents of the sheep with desired characteristics. तो हमें जिस तरीके का वुल चाहिए हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली
उन शीप्स को ब्रीड करवाया जाता है, सो दैट वी गेट व्हाट वी वांट और व्हाट काइंड ऑफ वुल वी नीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Write 2 characteristics of silk fiber. You have to mention 2 characteristics of silk fiber. So what are those? First is it is soft, smooth and light in weight. And next क्या है? It is strong and has a longer life than other natural fibers. तो इसके दो फीचर्स क्या क्या है? एक तो ये सॉफ्ट होता है, वेरी मच स्मूथ होता है और लाइट वेटेड होता है. नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत दिनों तक टिकता है कंपेयर टू अदर नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपन्स व्हेन द सिल्क कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग. सिल्क का जो कैटरपिलर होता है वो जब फीड करना स्टॉप कर देता है तो क्या होता है? आंसर, व्हेन द सिल्क कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग इट्स salivary gland starts secreting a sticky fluid, a protein called fibron. ठीक है, this fluid hardens on exposure to air and forms a long thread of silk. This thread gets wrapped around its body to form a ball-like structure called cocoon. तो जब कैटरपिलर फीड करना छोड़ देता है या स्टॉप कर देता है तो उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक स्टिकी फ्लूइड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. एंड दोज दैट इज अ प्रोटीन फ्लूइड विच इज कॉल्ड फाइब्रोन. ठीक है, अब वो जो फ्लूइड होता है अगर उसको एयर के एक्सपोजर में रखा जाए तो वो हार्ड होने लगता है. तो इसी तरीके से वो क्या फॉर्म करते हैं? सिल्क के थ्रेड्स फॉर्म करते हैं जो कि वो अपने सराउंडिंग में, अपने बॉडी के अराउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में मूव कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं. अब ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी के आसपास तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड और दैट इज नोन एज cocoon. ठीक है, सो दैट इज व्हेन सिल्क कैटरपिलर स्टॉप्स फीडिंग इट एक्चुअली enters or prepared to get enter into another stage of its life cycle, that is in stage of pupa. cocoon में इसका जो pupa रहता है तो that it enters into its pupa stage. Okay, next section D asking you for tick the correct odd one out, giving out reasons. First one is wool, rayon, silk and pashmina. So rayon is the odd one out here. This is because बाकी सब जो है those are natural fibers, those are obtained from animals. ठीक है, next is caterpillar, silk, wool, mulberry leaves and cocoon. So wool here is the odd one out. This is because जो बाकी सब है that is caterpillar या फिर silk ले लो, mulberry leaves या cocoon, ये सब जो है वो silk production से related है. ठीक है, that is sericulture से related होगा. ठीक है, सो फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है बट it is not related to, but wool is not related to silk production. Next is sheep, goat, camel, deer, angora, rabbits. So here deer is the odd one out because others जो है those are wool yielding animals. Next is anthrax bacteria, sorting, sheep, silk moth. So here silk moth जो है that is odd one out because बाकी सब जो है those are related to sorter's disease. sorter's disease में actually जो बैक्टीरिया उन्हें affect करता है that is the anthrax bacteria. इसीलिए anthrax, sorting ये सब जो हो गया ये सब हमारा sorter's disease से related है, but silk moth has nothing to do with this disease. Okay, next question number 5 asked is egg, caterpillar, pupa, mulberry seeds and then cocoon. So mulberry seed here is the odd one out because बाकी सब जो है वो stages है, silk moth के life cycle के stages है. So others are various stages in the life cycle of a silk moth. ठीक है, now moving on to question number section E, that is define the following terms. In that question number 1 is wool yielding animals. You have to define what are wool yielding animals. So answer is wool is obtained from the hair of some animals. These animals are called wool yielding animals. Some of the wool yielding animals are sheep, goat, yak, etc. So wool yielding animals क्या है? जो हमें wool मिलता है वो actually किसी
कुछ एनिमल्स के हेयर से मिलता है। तो जो एनिमल्स हमें वुल प्रोवाइड करते हैं दोज आर कॉल्ड वुल यील्डिंग एनिमल्स। साथ ही में उसके एग्जाम्पल्स क्या है, शीप, गोट, yak, these all are example of such wool yielding animals. Clear? Next asked is scouring. So the process of removing grease, dirt and dust from the hair by thoroughly washing them in called scouring. So जो हम हेयर्स में जो ग्रीस, डर्ट या डस्ट प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है स्कॉरिंग। नेक्स्ट इज रेयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो शीप्स जो है दोज आर हर्बीवर्स एंड दे प्रिफर लीव्स एंड ग्रास। हाउएवर वुल यील्डिंग एनिमल शीप्स आर गिवन protein rich food such as mixture of corn, pulses, then oil cakes. Sheep fed on such a diet develop a good growth of curly and shiny hair. Depending upon the quality of wool required, the sheep are selectively bred by choosing the parents of sheep with the desired characteristics. Sheep are reared in many parts of our country for wool. When the reared sheep develop a thick growth of hair, they are shaved off. So rearing and breeding of sheep का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बताया गया है कि जो sheep होते हैं वो यूजुअली हर्बीवर्स होते हैं, वो ग्रास और लीव्स में डिपेंड करते हैं और दे ईट दोस। बट जो वुल बेयरिंग एनिमल्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियली प्रोटीन रिच खाना दिया जाता है, जैसे कि ऑयल केक्स या मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ये सब दिया जाता है सो दैट दे कैन एबल टू डेवलप गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर। ठीक है, अब उनका जो ब्रीड करवाया जाता है वो भी सिलेक्टिवली करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली ब्रेड। दोज आर बीइंग सिलेक्टिवली ब्रेड, डिपेंड करता है वो कि कैसा वुल रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द वुल रिक्वायरमेंट दे आर बीइंग सिलेक्टिवली ब्रेड बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शीप। ठीक है, अब जो शीप का जो रेयरिंग है दैट इज शीप्स आर बीइंग रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वुल। और जो रेयर्ड शीप हो जाते हैं जो कि बहुत अच्छा थिक वुल ग्रो कर लेते हैं उनको बाद में शेव ऑफ कर लिया जाता है और वहाँ से हमारा वुल मैन्युफैक्चर या वुल प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आस्क्ड इज सेरिकल्चर। सो रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ मीन्स सिल्क मोथ की देखभाल करना जिससे कि हमें वहाँ से सिल्क मिल सके, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। और जो सेरिकल्चर है ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि सेरिकल्चर जो है वो एशियंट टाइम से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है और बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे हमारा जो देश है दैट इज इंडिया हैव प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क। नेक्स्ट इज रीलिंग ऑफ सिल्क। द सिल्क फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द cocoons. This process of obtaining silk fiber is called reeling of silk. तो जो cocoons में जो silk filaments होते हैं उस silk filaments को cocoon से अलग करने के process को कहा जाता है reeling of silk. Clear? So students, that's all for today's video. Hope you understood the exercise question of this chapter. Do let me know about this in the comment section below. Also do like this video and share it with your friends who needs this information. And in our next video, we are going to start or we are going to discuss exercise questions of another chapter. So till then, stay tuned and thank you.